ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 25। करीब रात 10 बजे शीला जी को होश आ गया था। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ और खाना खाने के लिए कह दिया क्योंकि अब वह पहले से बिल्कुल अच्छी हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने के लिए कह दिया। सभी लोग कार में बैठकर घर जाने के बजाय होटल गए क्योंकि घर बहुत छोटा था और ओम उन्हें उनके घर पर नहीं लेकर गया। होटल में इस वक्त सभी लोग कैफेटेरिया में बैठे थे। ओम ने खाने का ऑर्डर कर दिया क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था और इस वक्त भी किसी का खाने का ज़रा भी मन नहीं था। पर शीला जी को दवाइयाँ खाना था, इसलिए ओम ने सभी के लिए खाना ऑर्डर किया। अर्जुन घर चला गया था क्योंकि उसके घर से बार बार उसे कॉल आ रहा था। खाना तो टेबल पर आ गया था पर कोई स्टार्ट नहीं कर रहा था। वहीं भूमि शीला जी के कंधे पर अपने हाथ रख उन्हें प्यार से मनाते हुए खाना खाने के लिए बोली, पर वह खा नहीं रही थी। मधु भी रो रही थी। वहीं रवि भी उदास चेहरा लेकर बैठा था। भूमि लगातार सभी को खाना खाने के लिए बोल रही थी पर कोई खा नहीं रहा था। उसके बाद ओम ने एक नज़र सबके तरफ देखा और खाना खाने के लिए कहा। उसके बाद भी कोई भी मना नहीं कर पाया, जिसके चलते मधु भी ना चाहते हुए भी खाना खाने लगी। शीला जी, रवि सभी लोग खाना खाना शुरू कर दिए। कोई भी मन से नहीं खा रहा था, मजबूरन सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाए। खाना खाने के बाद ओम ने उन लोगों के लिए भी कमरा बुक कर दिया। वह भूमि को लेकर अपने कमरे में आ गया था, तो वहीं वे तीनों एक कमरे में चले गए थे, जो काफ़ी बड़ा कमरा था। कमरे में आने के बाद भी मधु ने अपनी माँ को बेड पर सुला दिया। वहीं उसका भाई रवि वह सोफे पर लेट गया और मधु एक कोने में जाकर बैठकर रोने लगी। उसकी मम्मी को तो दवा खाने की वजह से गहरी नींद में सो गई थी। वह बहुत कुछ सोच सोच कर रो रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से वह भी अर्जुन के साथ सपने देखने लगी थी। 2 दिन पहले उन दोनों ने बहुत ही रोमांटिक बातें की थी, जो सोच सोच कर वह रोए जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह जब से अर्जुन के कारखाने में काम कर रही थी तब से लेकर अभी तक के अर्जुन के कहे हुए एक एक शब्द याद कर रही थी। सब कुछ याद करके उसे और भी रोना आ रहा था। उसका जरा भी मन नहीं लग रहा था। वहीं ओम कमरे में से बाहर निकला और नीचे आकर वह विराज को कॉल करने लगा, पर विराज उसका कॉल नहीं उठा रहा था। उसने अपने गार्ड को कॉल किया। उसके गार्ड ने उसे बताया कि विराज यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो गया है। यह सुनकर ओम को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा था शायद वह मधु को पसंद करता होगा या उसे अपने साथ रखना चाहता होगा या उससे शादी करना चाहता होगा या उसे अपना बनाना चाहता होगा। उसके दिमाग में यही सब चलने लगा। ओम विराज से इस टॉपिक पर बात करना चाहता था, पर विराज तो सब काम गड़बड़ करके यहाँ से भाग भी गया। यह देखकर ओम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बल्कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उधर मुंबई में महिमा जी विराज के आने का ही इंतज़ार कर रही थी क्योंकि जब से उन्हें पता चला था कि उनका बेटा जयपुर जाकर उस लड़की के साथ यह सब किया, बल्कि उसका शादी ही कैंसिल करवा दिया, तब से वह बेचैन से नहीं बैठी थी। उन्हें भी पता था कि उनका बेटा घर तो नहीं आएगा, वह होटल में ही जाने वाला है, पर वह कौन से होटल में जाएगा यह उन्हें नहीं पता था। पर वह उसका इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार करते हुए इस वक्त ब्लैकबेरी क्लब पहुंच गई। उन्हें लगा कि वह यहीं आएगा। इधर देर रात से विराज ब्लैकबेरी क्लब नहीं गया क्योंकि इन दिनों में वही रह रहा था। आज वह विजडम होटल गया। उसे भी पता था कि अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा और हर कोई उसे आकर बड़ी बड़ी लेक्चर देगा और वह किसी की भी लेक्चर सुनना नहीं चाहता था।
जब वह विजरम होटल आया तो सबसे पहले वॉशरूम गया और अपने कपड़े उतार कर शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अभी भी मधु का चेहरा आ रहा था। वह पिंक कलर की शादी के लहंगे में सच में बहुत अच्छी दिख रही थी और उसके साथ बैठा हुआ अर्जुन भी। दोनों की शक्ल अभी भी उसके जहन में बार बार आने लगा था। मधु का उसका कॉलर पकड़ना, यूं अर्जुन का उसका साइड लेना, यह सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा और अचानक से उसने अपनी आंखें खोला और शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर निकला। बाहर आते ही उसने कॉल किया और अपने लिए डिनर मंगवाया। डिनर में भी उसने थोड़ा नहीं बल्कि बहुत कुछ मंगवाया था, जैसे कि आज वह बहुत बड़ी जंग जीत गया हो। उसे जो हासिल करना था वह सब कुछ मिल गया हो। कुछ ही देर में उसका डिनर 2 वेटर लेकर आए और वह दोनों टेबल पर डिनर लगाकर वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद विराज शर्ट और ट्राउज़र पैंट पहनकर डिनर करने के लिए बैठ गया और वह बड़े मज़े से अपना डिनर करने लगा, जैसे उसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा हो कि उसने किसी की ज़िंदगी ख़राब करके आ रहा है, बल्कि एक नहीं 2-2 परिवार के कई सदस्य का उसने कत्ल कर दिया हो। उन दो मासूमों जो एक दूसरे को चाहने लगे थे, उनका भी उसने दिल के कई टुकड़े कर दिया हो। अगर उसकी जगह कोई और रहता तो इतना चैन से खाना नहीं खा सकता जितना कि मज़े से विराज खा रहा था। और खाने के बाद उसने ड्रिंक का भी ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में ड्रिंक के कई सारे शराब की बोतल उसके सामने वेटर रख दिया और वह सब का टेस्ट लेकर शराब पी रहा था, बल्कि वह मधु की बर्बादी का जश्न मना रहा था। यहाँ विराज जश्न मना रहा था तो वहीं मधु फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसका दिल तो टूट के कई टुकड़े हो गए थे, जो संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो वहीं अर्जुन भी कम नहीं था। वह भी अपने कमरे में खुद को बंद करके अपनी मधु के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। जब से वह हॉस्पिटल से घर आया था तब से घर वाले उसे ताने दे रहे थे, उसे सिर्फ यही कह रहे थे कि वह मधु को बिल्कुल भी याद ना करे। वह लड़की फ्रॉड निकली, बल्कि उसका पूरा परिवार फ्रॉड निकला। अर्जुन सबको मनाने की कोशिश कर रहा था पर कोई उसकी एक न सुना, बल्कि उसकी माँ ने अब मरने जीने की कस्में दे रखी थी। जो भला वह क्या करता। वह भी अपने कमरे में आकर सब कुछ याद करके रो रहा था। फैमिली के आगे वह भी अब मजबूर हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल। ओम और भूमि सुबह जल्दी उठ गए थे और वे दोनों रेडी हो गए थे। जब वे दोनों बाहर आए तो उन्होंने मधु और उसकी फैमिली रेडी हो गए थे। वह तो अपने घर जाने के लिए तैयार हुए थे, पर ओम पहले उन्हें नाश्ता करने के लिए कहा। अब शीला जी मना कर रही थी क्योंकि किसी के सामने रुकने का जरा भी हिम्मत नहीं था। ओम इस वक्त भी उन्हें ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। ब्रेकफास्ट करते वक्त ओम ने सबके तरफ देख बोला, आप सब मेरे साथ मुंबई चलेंगे। ओम का इतना कहना कि मधु, शीला जी बल्कि सभी शॉक्ड होकर ओम को देख रहे थे। वहीं ओम अपना ब्रेकफास्ट करने में बिजी था। मधु तो कुछ बोल नहीं रही थी, पर शीला जी ने तुरंत बोल पड़ी, बेटा हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। शीला जी का इतना कहना कि ओम उनके तरफ देख बोला, जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों का वहाँ पर घर है, तो आप यहाँ रेंट पर रहने के बजाय आप अपने घर में रहे। इतना बोल ओम चुप हुआ और मधु के तरफ देख बोला, और तुम्हें विराज से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जहाँ तक मैंने देखा है और समझा है तो तुम्हारी बातों से विराज को बहुत फ़र्क पड़ता है, तो तुम उसका अब सामना करो, ना कि उससे डर के कहीं छुपो, क्योंकि वह मेरा दोस्त और भाई है, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ।
मधु अकेली रहती तो शायद विराज से लड़ती, पर बात फैमिली की थी और अब तो विराज ने उसकी फैमिली को देख भी लिया था। कहीं ऐसा ना हो कि वह बदला लेने के लिए उसके भाई को मोहरा बनाए। यह सब सोच मधु ने ना में सिर हिला दिया। वह मुंबई नहीं जाएगी। पर जिस तरह ओम उसे समझा रहा था, कहीं न कहीं उसे हिम्मत आने लगा कि अब बहुत हो गया। अब उसे विराज का सचमुच सामना करना चाहिए। बहुत देर तक ओम के समझाने पर, यहाँ तक कि भूमि भी मधु को समझाने लगी कि उसे सचमुच मुंबई आना चाहिए और यहाँ रहकर लोग रोज़ ताने देंगे। इधर मुंबई में ब्लैकबेरी क्लब। महिमा जी रात को ब्लैकबेरी क्लब में काफ़ी देर तक रुकी थी, पर विराज नहीं आया, इसलिए वह मेंशन आ गई। पर उन्होंने घर के गार्ड को पता लगाने के लिए कहा कि इस वक्त विराज कहाँ है। कुछ देर बाद गार्ड्स उनके पास आकर बताया कि उसका बॉस इस वक्त विजडम होटल में है। जो सुनकर महिमा जी तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गई और वहीं जयपुर से ओम और भूमि मुंबई आने के लिए निकल पड़े। उनके साथ मधु और उसकी फैमिली वे सब मुंबई के लिए रवाना हो गए। महिमा जी कुछ देर बाद विजडम होटल पहुंच गई, क्योंकि उन्हें गार्ड ने बता दिया था कि उसके बॉस होटल में मौजूद हैं, जिसके चलते महिमा जी जल्दी से होटल पहुंची और जब वह जाकर दरवाज़ा खटखटाई तो अंदर से विराज ने दरवाज़ा खोला। विराज ने जैसे ही दरवाजे पर अपनी मॉम को देखा कि वह समझ गया कि उसकी मॉम यहाँ किस लिए आई हैं। वह भी लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी आँखों को गोल गोल घुमाया और साइड हट गया, क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी, जो देखकर विराज को आभास हो गया कि उसकी मम्मी उसे लेक्चर सुनाने आई हुई हैं। महिमा जी अंदर आते हुए स्लो आवाज़ में नहीं बल्कि तेज़ तर्रार आवाज़ में अपने बेटे को बोली, विराज, गलतियां नादानी में की गई हो तो माफ़ की जा सकती है, पर तुम जानबूझकर किए हो और कोई बच्चे नहीं हो। सब तुमने सोच समझकर उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब किया है। कौन हो तुम जो तुम्हारा इतना ईगो हर्ट हुआ है? क्या है तुम्हारा वजूद? बोलो। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं एक राक्षस को पैदा कर दिया है। तुम इंसान नहीं हो। अब तो बोल बोल कर मुझे खुद को शर्म आने लगा है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। महिमा जी गुस्से में बोले जा रही थी। वहीं विराज का चेहरा सामने की ओर था। वह अपना पीठ अपनी मॉम के तरफ कर दिया था, जैसे कि उसे उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, पर वह सारी बातें सुन रहा था और अच्छे से समझ भी रहा था। विराज का इस तरह पीठ दिखाना महिमा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसकी बाहें पकड़ के अपनी तरफ घुमाई और उसका कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए दांत पीसते बोली, माँ हूँ मैं तेरी। मेरी बातों को तुझे ठीक तरह से समझ में आ रहा है ना? तूने जो उस लड़की के साथ किया है वह पाप है और तुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पर बहुत जल्द तुझे तेरी करनी की सज़ा तुझे मिलेगी। तूने चंद पैसे कमा के बड़ा क्या बन गया? तुझे लोगों के दर्द तकलीफ़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। महिमा जी बोल ही रही थी कि उतने में विराज बोला, मॉम, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे मैटर में नहीं बोले तो ठीक है। विराज का इस तरह जवाब सुनकर महिमा जी अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा, तेरा मैटर, ये तेरा मैटर है। बहुत अच्छा काम किया है तूने, है ना? यह तेरा मैटर है। इतना बोल महिमा जी चुप हुई, पर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह आगे आंख दिखाते हुए बोली, कहना तो नहीं चाहिए, पर आज कह रही हूँ, तू एक दिन एक पल के लिए चैन से नहीं रहेगा। तुझे उस बच्ची की हाय लगेगी। क्या लगेगी? हाय। जितना तूने उसे रुलाया तड़पाया है ना, उसकी ज़िंदगी ख़राब की है ना,
पल पल तड़पेगा तू। और अब देख मैं क्या करती हूँ। अगर तुझे इतना ही शौक है उसका रिश्ता तोड़ने का तो उसका हाथ क्यों नहीं थाम लिया तूने। तेरे में अगर इतना ही दम है तो, अगर खुद को इतना पावरफुल समझता है तो थाम ले उस लड़की का हाथ। बना ले कोठारी परिवार की बहू, रख अपने साथ, बना अपनी बीवी। बता दुनिया को कि तेरी वह बीवी है। अपनी मॉम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विराज गुस्से में उनके तरफ देखा और अपनी लाल आंखों से आग उगलते हुए बोला, किसी ऐरे गहरे लड़की को मैं अपना नाम नहीं दे सकता। वह उसकी गलती थी, वह उसका प्रॉब्लम था, वह मुझसे उलझी थी, मैं उससे उलझने नहीं गया था। विराज अपनी बातें सुनाकर चुप हो गया। वही महिमा जी बोली, माना उससे कोई गलती हो गई थी, पर तूने उसके साथ क्या किया। तूने उस लड़की का रेप किया। क्या तेरा तभी मन नहीं भरा कि तू उसकी छोटी मोटी खुशियों को तोड़ मरोड़ के रख दिया। महिमा जी एक बात नहीं, ऐसे न जाने कितने बातें उसे सुनाती रही, बल्कि वह अपने बेटे को एकदम से विलन समझ रही थी। और देखा जाए तो विराज विलन ही था, पर उसकी मॉम इंसाफ के लिए लड़ रही थी। वह मधु को इंसाफ देना चाहती थी, क्योंकि उनके बेटे ने उसके साथ बहुत गलत किया। विराज की मॉम अपने बेटे को भला बुरा सुनाती रही, पर विराज को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बेशर्मों की तरह सुन रहा था, बल्कि जब उसे अच्छा नहीं लगता तो वह उन्हें सुना दे रहा था। विराज का इस तरह बातों को इग्नोर करना, महिमा जी बहुत ध्यान से उसे देख रही थी और उन्होंने अब यहाँ से जाने का फैसला लिया। पर जाने से पहले उन्होंने विराज को सुनाया, अब अगर तूने गलती कर ही दिया है तो इसे अब मैं सुधारूंगी। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी। महिमा जी का इतना कहना कि विराज घूर कर उन्हें देखने लगा, मानो बातों को समझना चाहता हो कि वह तो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, फिर उसकी मॉम उसे कैसे बहू बना कर ला सकती हैं। विराज अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, ओह कम ऑन मॉम, मुझे जिस तरह से बदला लेना था मैंने ले लिया, पर मैं उसे अपने गले का घंटी नहीं बना सकता। मैंने तो यहाँ तक सोचा भी नहीं। महिमा जी बोली, तुम्हारे सोचने न सोचने से क्या होता है। अब तुम देखो अब मैं क्या करने जा रही हूँ। इतना बोल महिमा जी उस रूम से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद विराज सोच में पड़ गया, आखिर उसकी मॉम अब करने वाली क्या है, क्योंकि वह जिस तरह से बोल कर गई जरूर उनका फैसला कुछ अलग ही होगा। कुछ पल के लिए वह भी परेशान हो गया, पर जल्दी से अपने ख्यालों को झटका दरवाज़ा बंद करके वह तैयार होने लगा। महिमा जी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गई, तो वहीं कुछ देर बाद ओम, भूमि और मधु की फैमिली वे सभी मुंबई आ गए थे। ओम पहले उन्हें अपने घर लेकर आया, क्योंकि अभी सेटल नहीं हुआ था कि वह कहाँ रहेंगी, क्योंकि ओम समझ गया था कि मधु की मॉम को पुराने वाले घर पर रहना उन्हें थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने राका को एक फ्लैट अरेंज करने के लिए कहा, जो सुनकर राका तुरंत तीनों के लिए फ्लैट अरेंज करने चला गया। काशी जी ने जब मधु के फैमिली को देखा तो वह अच्छे से खातिरदारी करने लगी, क्योंकि उन्हें भी समझ गया कि विराज की गलतियों की वजह से मधु का रिश्ता टूट गया। अब यह बात रिश्तेदारी में सभी को पता चल गया था। सभी लोग पहले फ्रेश हुए, शीला जी को भी फ्रेश होना पड़ा, क्योंकि यह उनका घर नहीं था कि वह बैठकर रो सके। दूसरे के घर पर वह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। दोपहर में सभी लोग खाना खा रहे थे कि उतने में महिमा जी गोदरेज मेंशन आ पहुंची, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पर ही पूछ लिया था कि मधु की फैमिली कहाँ है। और जब उन्हें पता चला कि वह अभी भी गोदरेज मेंशन में है तो वह डायरेक्ट वहीं आ गई।
महिमा जी को यहाँ देख मधु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे फिर से लगा कि शायद अभी यहाँ विराज भी आने वाला है। वह चेयर से उठ रही थी कि उसको उठता देख काशी जी ने उसे बैठने के लिए कहा, बल्कि महिमा जी को बुरा लगा। वह अपने आँखों से देख सकती थी कि मधु का परिवार कैसे बिखर चुका है। वह सामने आकर अपने दोनों हाथ जोड़ माफ़ी मांगने लगी, बल्कि माफ़ी मांगते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गया। बड़ी नरमी से वह बोली, हमें माफ़ कर दीजिए बहन। मेरे बेटे ने जो आपकी बेटी के साथ किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। महिमा जी बोल ही रही थी कि अब शीला जी की भी आंखों में आंसू आ गया, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी और मधु भी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके रोने लगी। जो देख महिमा जी मधु के पास आई और उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख सभी के तरफ देख बोली, मैं मधु को अपने घर रखना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपकी बेटी की शादी अपने बेटे विराज से करवाना चाहती हूँ, क्योंकि उसने जो कुछ आपकी बेटी के साथ किया है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और अब इसकी शादी भी होना नामुमकिन है। जिस तरह से मेरे बेटे ने आपकी फूल जैसी बेटी की बदनामी किया है, तो अब वह इस बदनामी के साथ वह खुद इसे झेलेगा। महिमा जी की बातें सुन सभी लोग शॉक्ड होकर उन्हें देख रहे थे। शीला जी कुछ बोल पाती उससे पहले मधु चेयर से उठ खड़ी हुई और बोली, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? मैं उस राक्षस की शक्ल तक नहीं देखना चाहती और आप कह रही हैं कि मेरी उससे शादी? मैं मरना पसंद करूंगी पर उसके साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकती। अब तो शीला जी अपनी बेटी की बातों को सहमति देते हुए बोली, मधु सही कह रही है। आपके बेटे ने मेरी बेटी की पूरी तरह ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और आप कह रही हैं कि उसके साथ शादी, वह तो मेरी बेटी को जिंदा मार डालेगा। मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। शीला जी भी सही थी। उनकी बातें सुनकर महिमा जी उनके करीब आई और उनके दोनों हाथों को पकड़ उन्हें समझाते हुए बोली, आपकी बेटी की जिम्मेदारी मैं लूँगी। मैं उसे विराज के साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी। वो हमारे साथ मेंशन में रहेगी और अगर इस बार मेरे बेटे ने आपकी बेटी को तकलीफ़ देने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले अपनी माँ से निपटना होगा, उसके बाद आपकी बेटी से। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोल महिमा जी मधु के पास आई और उससे भी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखो मधु बेटी, अगर तुम इसी तरह शांत और चुप रहोगी तो विराज तुम्हें हमेशा इसी तरह डराता रहेगा। तुम में वह काबिलियत है जिसकी वजह से वह पूरी तरह परेशान हुआ है, तो तुम एक हो जो उसे और परेशान कर सकती हो, ताकि उसे भी समझ में आए कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब तुम्हें मौका मिल रहा है कि तुम भी उसके साथ बदला लो। भले वह मेरा बेटा है, पर मैं पूरा साथ तुम्हारा दूंगी। महिमा जी की बातें हर कोई ध्यान से सुन रहा था, बल्कि काशी जी को भी ठीक लगा, क्योंकि अगर घर का बेटा बिगड़ जाए तो माँ को ही उन्हें अच्छी तरह से सुधारने आता है, भले तरीका जो भी हो। अब तो काशी जी भी महिमा जी के सपोर्ट में आ गई और उन्होंने मधु से कहा, तुम कितना मुंह छुपा कर रहोगी? इससे अच्छा है कि तुम विराज से ही लड़ लो। वह तुम्हारी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा दिया है, तो अब उसके लिए भी सज़ा महसूस हो। मधु महिमा जी की बातें मानने को तैयार नहीं थी। वहीं महिमा जी लगातार उसे मनाए जा रही थी। करीब 1 घंटे के ऊपर तक बहस होता रहा। उसके बाद कहीं जाकर मधु को भी ऐसा लगने लगा कि उसकी माँ सही कह रही हैं। आखिर उसकी क्या गलती थी जो विराज ने उसे इतनी बड़ी सज़ा दिया? हाँ, उससे गलती हुई थी और उसे गलती की सज़ा वह बहुत अलग तरीके से दे सकता था।
पर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, बल्कि कहीं उसे मुँह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। ये सब याद करके उसका भी खून खौलने लगा कि वह सच में उसका भी जीना हराम कर दे। काफ़ी सोचने के बाद उसने थोड़ा वक्त मांगी, पर विराज की माँ उसे अभी इसी वक्त अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद ओम उनके पास आकर बताया कि फ्लैट अरेंज हो गया है। यह सुनकर मधु को अब ऐसा लग रहा था कि वह सच में अपने परिवार के लिए लड़े। आखिर उसकी वजह से उसकी फैमिली दर दर भटक रही है। वो अपना घर छोड़कर यहाँ वहाँ रह रही है। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। पता है एपिसोड छोटा है, आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर कल से एपिसोड बड़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अब प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।